नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिले। सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। नए कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की SDM अदालत ने एक निजी कंपनी को अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज खरीदने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चिकित्सा क्षेत्र के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप्स दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उत्पादों की बिक्री की जा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी निवेशकों ने कोविड के प्रकोप के दौरान भारत में रिकॉर्ड निवेश किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सोच पर आधारित है और इससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी पक्ष अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें और देश के विकास में भरपूर योगदान के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 6 वर्षों से यही हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे कम कॉरपोरेट कर वाले देशों में से एक है और यहाँ कर मूल्यांकन और अपील के मामलों में करदाताओं और अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं रह गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष बैंक अंतरंग प्रणाली काम कर रही है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में बड़ी तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों से अलग भारत कोविड महामारी के दौर में अपनी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने में सफल रहा। देश में हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए लागत के लेन देन UPI के माध्यम से हो रहे हैं और इसमें रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के ग्रामीण इलाकों में भी छोटे व्यापारी भी डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। किसानों के फायदे के लिए उठाए गए एक बड़े कदम के तहत मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की SDM अदालत ने नई कृषि नीति के तहत एक निजी कंपनी को अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज खरीदने का आदेश दिया है। सरकार ने हाथ से बनाए गए पारंपरिक खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट दे दी है। ये छूट अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। खिलौनों की बिक्री और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। ये छूट उन हस्तशिल्पियों को मिलेगी जो हस्तशिल्प आयुक्त के कार्यालय से पंजीकृत होंगे। इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह के उपयोग से छूट होगी। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन तथा फ्रांस, चिली और इटली के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं।
ये सम्मेलन नेताओं को पेरिस समझौते के तहत नई महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं की घोषणा करने का एक मंच प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की कार्रवाई शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने के द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 6 महीनों से बनी स्थिति चीन की कार्रवाई का परिणाम है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति एक तरफा बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए 1993 और 1996 में किए गए समझौतों सहित विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय समझौतों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करता रहा है और सीमा मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और उज्बेकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच कल वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डॉलर क्रेडिट लाइन समझौता, भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड तथा स्टेट कस्टम्स कमेटी ऑफ उज्बेकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सीमा पर वस्तुओं के पहुंचने से पहले सूचना का आदान प्रदान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और उज्बेकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अकादमी और भारतीय जनसंचार संस्थान और पत्रकारिता विश्वविद्यालय और जनसंचार विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और कतर ऊर्जा क्षेत्र में कार्यबल का गठन करने पर सहमत हो गए हैं। इससे देश के ऊर्जा क्षेत्र में कतर के निवेश के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की जा सकेगी। कार्यबल का प्रतिनिधित्व कतर पेट्रोलियम के उपाध्यक्ष और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री साद शरीदा अल काबी के साथ टेलीफोन पर चर्चा के दौरान ये सहमति बनी। श्री प्रधान ने दोहराया कि कतर भारत के लिए LNG और LPG के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग चीन से निकलकर उत्तर प्रदेश में आ रही है। सैमसंग की इस औद्योगिक इकाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी नोएडा में 4000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद तैयार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से ही देश में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर का निर्धारण होगा। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को ये याद दिलाया कि चिकित्सा सिर्फ पेशा नहीं है बल्कि एक सेवा भी है। भारत की कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,494 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश में ठीक हुए लोगों की संख्या 93,24,000 से अधिक हो गई है। इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ 3.66% है। देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 3,59,819 है। पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें देश में अब तक संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या 98,26,000 से अधिक हो गई है। इस समय भारत में इस महामारी से मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड महामारी से 442 मौत हुई हैं, जिसमें देश में अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 1,42,628 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 10,65,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 15,26,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ऑल इंडिया रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंड 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में कारगर ढंग से संघर्ष किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। ये दिन
स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी की पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य, सबको सुरक्षा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और जरूरी हो गई है। एक अनूठी पहल के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस और समर्पण कर चुके माओवादियों के एक समूह ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र का जनजातीय बोली गोंडी में अनुवाद किया है। इस पहल से राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिले में पहली बार मानवाधिकार दिवस मनाया गया। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है समाचार पत्रों से। संकलन एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार की बातचीत की पहल को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान को सुर्खी दी है, कुछ के लिए सभी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कृषि मंत्री बोले विरोध प्रदर्शन के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है कुछ लोग, सचेत रहे किसान। जनसत्ता ने कृषि मंत्री की टिप्पणी दी है, किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व साजिश कर रहे हैं, आंदोलन में दंगाइयों के पोस्टर ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हिंसक हमले के बाद के घटनाक्रम को भी सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, केंद्र ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को किया तलब। पंजाब केसरी के शब्द हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की खबर दैनिक ट्रिब्यून में है। इसके अलावा कुछ प्रमुख समाचार पत्रों की संपादकीय टिप्पणियों को भी हमने इस संकलन में लिया है। राष्ट्रीय सहारा ने राजनीतिक हिंसा का मतलब शीर्षक से टिप्पणी की है। पत्र का कहना है, पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला चिंतित करने वाली घटना है। पार्टी के कार्यक्रम के लिए नड्डा को कोलकाता से डायमंड हार्बर जाना था। इसी दौरान यह हमला हुआ। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के कारण उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन काफिले में उनके साथ चल रहे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी बताया है। भले ही वहां की पुलिस को यह गंभीर घटना न लगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। जांच में कुछ भी आए, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई। पहली नजर में इसे राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का परिचायक माना जा सकता है, लेकिन इसे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा से जोड़कर अगर देखा जाए तो इसकी गंभीरता समझ में आएगी। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को कितनी मुश्किलों के बीच अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलानी पड़ती होंगी। ऐसे माहौल में लोकतांत्रिक भावना की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जबकि वहां हर पार्टी लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करती है। निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चिंता की बात है। केंद्र सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। उधर आतंक का जवाब शीर्षक से जनसत्ता ने संपादकीय टिप्पणी लिखी है। पत्र लिखता है, जम्मू कश्मीर में इन दिनों चल रहे जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनावों में जिस उत्साह और जोश के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, वो घाटी में आतंकवाद फैलाने वालों को कड़ा जवाब है। वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे लोगों ने अब ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे घाटी में आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं। प्रदेश में डीडीसी चुनाव के लिए अब तक मतदान के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और दूसरे चरण को छोड़कर सभी चरणों में मतदान का प्रतिशत 50 के ऊपर रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब स्थानीय स्तर पर चुनावों की शुरुआत से राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकवादियों ने जिस तरह से
राजनीतिक लोगों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू किया था, उसे देखते हुए केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए इन चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन लोगों का घरों से बाहर आकर बेखौफ मतदान करना कश्मीर में एक नई सुबह की शुरुआत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घाटी के अलगाववादी गुट पाकिस्तान के इशारे पर ही चलते आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से लेकर अलगाववादी गुट और स्थानीय राजनीतिक दल अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आम जनता को लंबे समय तक अंधेरे में रखकर अपनी दुकान नहीं चलाई जा सकती। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवाद के कारण कश्मीर को हर तरह से भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में उद्योग धंधे चौपट हुए, बेरोजगारी बढ़ी, आए दिन के बंद और हिंसा के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का पूरा ढांचा चरमरा गया और राज्य न सिर्फ आर्थिक बदहाली की तरफ जाता रहा बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी भारी नुकसान पहुंचा। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण ही आतंकवादी संगठन स्थानीय नौजवानों को भटकाने में कामयाब होते रहे और गांवों में पैठ जमाते गए। आज सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में आतंकी संगठनों की पैठ को खत्म करने की है। अब कश्मीर को आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार, प्रशासन और राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा पैदा हो, जैसा कि डीडीसी चुनावों में नजर भी आ रहा है। तभी लोग विकास की धारा से जुड़ पाएंगे। घाटी में अगर अमन कायम होगा तो नए काम धंधे शुरू होंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। शांति और विकास की ये नई इबारत ही आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब होगी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। आज का विषय है पाकिस्तान, पीडीएम की प्रगति और इमरान का शेखी बघारना। आलेख डॉक्टर अशोक बेहुरिया का है, जो कि मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में वरिष्ठ अध्येता एवं दक्षिण एशिया केंद्र समन्वयक हैं। अनुवाद एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के संगठन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की सक्रियता बढ़ रही है और इसकी नजर अगले वर्ष जनवरी में इस्लामाबाद में महारैली पर है। इसके चलते इमरान खान सरकार व्याकुल और असहज प्रतीत हो रही है। अक्टूबर से लेकर अब तक आयोजित हुई रैलियों में ये दिखाई भी देता है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई सरकार कुछ अधिक ही बेचैन हो गई है। सरकार की व्याकुलता हाल की बयानबाजी से भी साफ जाहिर होती है, जब एक वरिष्ठ मंत्री ने पीडीएम पर ये आरोप लगाया कि उसे रैलियां आयोजित करने के लिए विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है। विभिन्न समाचार टेलीविजन चैनलों पर अन्य मंत्रालयों द्वारा की जा रही बयानबाजी में विपक्षी दलों को विश्वासघाती, भ्रष्ट, आत्मकेंद्रित और विदेशी स्रोतों से सरकार विरोधी आयोजनों के लिए धन प्राप्त करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इमरान खान ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने दोहराया कि वो भ्रष्ट विपक्षी नेताओं को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने विरोधियों को चेताया कि वो रैलियों को रोकेंगे नहीं, बल्कि हाल के दिनों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार 13 दिसंबर को लाहौर में प्रस्तावित आगामी जलसे को आयोजित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। कुछ दिन पहले ही मुल्तान में पीडीएम की 5वीं रैली को रोकने के लिए इमरान खान सरकार ने हर संभव उपाय किए। यहां तक कि ये भी कहा गया कि बड़ी भीड़ जुटने से कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी होने की आशंका है। 20 सितंबर को अपने गठन के बाद से पीडीएम ने अब तक कुल 5 रैलियां आयोजित की हैं, जिनमें गुजरावाला 16 अक्टूबर, कराची 18 अक्टूबर, क्वेटा 25 अक्टूबर, पेशावर 22 अक्टूबर और मुल्तान 30 नवंबर हैं। इन रैलियों में पाकिस्तान सरकार की उम्मीदों से अलग बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। यहां तक कि सरकार ने आयोजन स्थलों की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करने समेत सभी संभव उपाय किए ताकि लोग न पहुंच सकें। फिर भी ऐसा हुआ। पीडीएम की 12 सूत्री मांगों में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना, मुक्त एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना, संसद का स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करना, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीति में पाकिस्तानी फौज की भूमिका को खत्म करना, 18वें संशोधन के अनुसार प्रांतों के अधिकार सुरक्षित करना और आतंकवाद एवं अतिवाद से मुकाबला करना शामिल है। पीडीएम ने इमरान खान को एक ऐसे चयनित प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है जिसका चुनाव सेना ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया है। पीडीएम की मांग है कि इमरान इस्तीफा दें। उनका आरोप है कि इमरान खान को सत्ता दिलाने के लिए सेना ने चुनाव में गड़बड़ी की।
जहां ज्यादातर पीडीएम नेता दबी जबान में पाकिस्तानी सेना के हस्तक्षेप के आरोप लगाते हैं, वहीं नवाज शरीफ खुलेआम कुछ पाकिस्तानी सेना प्रमुखों और आईएसआई को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुछ जनरलों को वो स्वार्थी भी कहते हैं और कुछ के सीधे नाम लेते हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान, सिंध और जनजातीय इलाकों में कुछ अल्पसंख्यक जातीय समूहों में सरकार के प्रति विरोध का भाव बढ़ रहा है। हाल के समय में पश्चिमी देशों और दक्षिण एशियाई देशों में बदले राजनीतिक समीकरण का भी पाकिस्तान पर नकारात्मक असर पड़ने लगा है। हालांकि इसका बहुआयामी दुष्प्रभाव दिखना भी बाकी है। पाकिस्तान में अनेक बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिए कि सरकार को राष्ट्र स्तर पर बड़ा संवाद कायम करना चाहिए और विश्वास एवं भरोसे की बहाली के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि गहराते संकट को टाला जा सके। जबकि इस संदर्भ में इमरान का प्रस्ताव अधूरे मन का और झूठा प्रतीत होता है। सभी विपक्षी नेताओं को एक ही चश्मे से देखते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय संपत्ति को हड़पने और लुटेरा होने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इमरान कैबिनेट के ही कई सदस्य उनके विपरीत विचार रखते हैं। इन सब के बीच जनता में एकता कायम करने और विपक्ष की इस्तीफा देने की मांग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ये अफवाह भी चल रही है कि भारत पाकिस्तान में अपना अभियान चला रहा है। ये खबर जनता के बीच सेना की छवि को सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पाकिस्तान का भविष्य अब तभी सुरक्षित हो सकता है जब सुलह की सच्ची भावना अंदर और बाहर दोनों तरफ होगी। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।